1872, उसका जो भाग भाग एक है वो देखेंगे। तो जो भाग एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये बात करता है तथ्यों की सुसंगति के विषय में। इसका जो अध्याय एक है वो है प्रारंभिक, और इसमें 4 धाराएं हैं। धारा एक जो है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में उपबंध करती है। धारा 2 जो है वो निर्सित है। धारा 3 जो है वो निर्वचन खंड के बारे में, और धारा 4 जो है वो उदाहरणा कर सकेगा के बारे में उपबंध करती है। तो एक एक करके हम इन धाराओं को देखेंगे। तो जो धारा एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा एक, वो उपबंध करती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका विस्तार क्या होगा इस अधिनियम का, और इस अधिनियम का प्रारंभ क्या होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले तो ये देखें कि इस धारा एक देखने से पहले हम देखते हैं कि उद्देशिका क्या है। तो आप देखिएगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसका अधिनियमन जो हुआ था वो 15 मार्च 1872। तो ये हमारे संविधान के प्रवर्तन से पहले की तारीख से अधिनियमित है, और इसके अधिनियमन की जो तारीख है वो 15 मार्च 1872 है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो उद्देशिका है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर अधिनियम जो होता है उसकी उद्देशिका होती है। तो इसके भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो उद्देशिका है वो बताती है कि साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। तो यहाँ पे जो नए नए शब्द हैं जो शायद हिंदी के विद्यार्थियों को भी समझ में ना आए, यहाँ पे एक शब्द है समेकन। तो समेकन का साधारण बोलचाल की भाषा में अर्थ होता है एकत्रित करना या समेकित करना। तो जब आप किसी चीज को इकट्ठा करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि आप उनका समेकन कर रहे हैं। तो यहाँ पे साक्ष्य विधि का समेकन, उसके बाद परिभाषा से तो आप परिचित होंगे, और संशोधन करना मतलब उसमें उपांतरण करना, कुछ चीजें जोड़ना घटाना, ये जो है संशोधन के अंतर्गत आता है। और जो अगला शब्द है वो है समीचीन। तो समीचीन का अर्थ होता है योग्य, उचित, लाभकारी, प्रकरण की परिस्थितियों के योग्य और सक्षम। तो इन सभी को आप इन मतलब समानार्थी शब्द हैं ये समीचीन के। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, उस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो है साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कभी कभी इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें प्रश्न पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उद्देश्य क्या है। तो साक्ष्य विधि का समेकन करना पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होगा साक्ष्य विधि की परिभाषा देना, साक्ष्य विधि का संशोधन करना, और साक्ष्य विधि मतलब ये सब जो है समीचीन था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो उत्तर होगा वो समेकन को भी लेगा, परिभाषा को भी लेगा और संशोधन को भी लेगा। तो उपरोक्त सभी जैसा एक ऑप्शन आ सकता है, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो एक शब्द ऐसा होगा जो इसके अंतर्गत नहीं आता होगा। तो ये उद्देशिका, आपको हर अधिनियम की उद्देशिका जो है वो मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है उसकी उद्देशिका है साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः यह एतद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होता है। तो अब भाग एक की ओर बढ़ते हैं जो तथ्यों की सुसंगति के विषय में बात करता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग हैं, जिसमें से जो पहला भाग है वो तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताता है। इसका जो अध्याय 1 है, इनमें 4 धाराएं हैं, धारा 1, 2, 3, 4। तो आप पहले देख चुके हैं कि धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है। धारा 2 जो है वो निर्सित है। धारा 3 जो है वो निर्वचन खंड है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। और धारा 4 जो है वो उदाहरण कर सकेगा के बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं कि धारा 1 जो संक्षिप्त नाम मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका विस्तार क्या होगा और उसका प्रारंभ क्या होगा, इसके बारे में उपबंध कर दिया है। तो देखिए जो सांविधिक उपबंध है वो इस प्रकार है कि यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहा जा सकेगा, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और यह किसी, देखिए तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो इससे पहले जब आप पढ़ेंगे तो जो संशोधित नहीं हुआ था उस अधिनियम में क्या लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो
तो ये जो पद है, इस पद को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के क्रमांक 34 सन 2019 की धारा 95 एवं अनुसूची 5 तालिका 1 अनुसूची क्रमांक जो है 44 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय का जो पद है उसका लोप कर दिया गया है। और ये जो संशोधन है वो 31 अक्टूबर 2019 से प्रवृत्त है। तो यहाँ पे अब तक जो हमने देखा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अधिनियमन जो था वो 15 मार्च 1872 है। और यहाँ से जो एक पद जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, इस पद का लोप किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से, जो कब से प्रभावी है, 31 अक्टूबर 2019। तो ये चीजें आप नोट करके रखिएगा। अब आगे चलते हैं और देखिए कि यह किसी न्यायालय में, पहली चीज, या के समक्ष, मतलब न्यायालय के समक्ष, या तो न्यायालय में या न्यायालय के समक्ष, जिसके अंतर्गत ये जो चीजें अभी मैं जो बताने जा रहा हूं इन चीजों को इंक्लूड नहीं करता है, जिसके अंतर्गत आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, है ना, या फिर एयरफोर्स एक्ट जो है के अधीन संयोजित सेना न्यायालय, तो इनके अधीन जो सेना न्यायालय बनाए गए हैं उन सेना न्यायालयों को छोड़कर समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होंगे। तो कहा कि न्यायालय के या न्यायालय के समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होंगे, जिनमें से आप क्या चीजों को छोड़ेंगे? पहली चीज है आर्मी एक्ट के अंतर्गत जो सेना न्यायालय आते हैं, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत जो सेना न्यायालय आते हैं, इंडियन नेवी एक्ट के अंतर्गत जो सेना न्यायालय आते हैं, और एयरफोर्स एक्ट के अधीन जो संयोजित सेना न्यायालय हैं वो आते हैं। तो इनको छोड़कर समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को, किनके? न्यायालय के या न्यायालय के समक्ष। ठीक है। उसके बाद कुछ और है कि किंतु न तो यह किसी न्यायालय या ऑफिसर के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को, तो शपथ पत्रों को इंक्लूड नहीं करता है, और न किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होता है। तो मध्यस्थ के समक्ष जो है, आर्बिट्रेटर है, उनके समक्ष जो कार्रवाइयां होंगी उनको भी लागू नहीं होगा। अब देखें कि इसका जो प्रवर्तन का तारीख है वो है 1 सितंबर 1872, जो आपको धारा 1 में दिया हुआ है। तो हमने देखा संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहां तक होगा, और इसका प्रारंभ क्या होगा। तो प्रारंभ की जो तारीख है वो है आपका 1 सितंबर 1872। अधिनियमन की तारीख है 15 मार्च 1872, और अधिनियम प्रवर्तन की तारीख है 18, मतलब प्रथम दिन, सितंबर का प्रथम दिन 1 सितंबर 1872। तो ये था धारा 1। अब देखिए धारा 2 जो है, धारा 2 निरसित है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये अधिनियमितों का निरसन अधिनियम 1938 का 1 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित है। अब देखते हैं धारा 3, ये निर्वचन खंड है। तो इसमें क्या है, कुछ शब्दों के जो पदों के अर्थ आपको बताए गए हैं, जैसा कि लगभग सभी एक्ट में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक तो आपको बताया गया है न्यायालय की परिभाषा दी गई है, उसके बाद तथ्य के बारे में बताया गया है, उसके बाद सुसंगत बताया गया है, उसके बाद विवादक तथ्य बताया गया है ना, और दस्तावेज की परिभाषा दी गई है, साक्ष्य की परिभाषा दी गई है, साबित और ना साबित की परिभाषा दी गई है। तो इस प्रकार आप जो अध्याय 3 है और साबित नहीं हुआ इसके बारे में बताया गया है, और भारत को परिभाषित किया गया है, और प्रमाणकर्ता अधिकारी इत्यादि वगैरह जो है उनका भी उपबंध धारा 3 में दिया गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इनका क्या मतलब, कौन कौन से शब्दों को यहाँ परिभाषित किया गया है। तो इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया जाएगा। तो जो भाव आपको बताए गए हैं उसी भाव में आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो। तो संदर्भ से विपरीत अगर कोई आशय प्रतीत नहीं होता है, तब तक आप इन जो शब्दों का या पदों का अर्थ वही लगाएंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले है कि न्यायालय। तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आप समझे कि साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति जो हैं वो न्यायालय कहलाते हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट
मतलब मध्यस्थों के सिवाय, तो मध्यस्थ जो होंगे उनको छोड़ा जाएगा। तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट जो है वो आएंगे और मध्यस्थ नहीं आएंगे, तो मध्यस्थ को एक्सक्लूड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जो मेन एक चीज है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा यहाँ पे, कि तथ्य क्या है। तो तथ्य की परिभाषा यहाँ देखते हैं, और उसके बाद आपके जो कुछ डाउट्स होंगे वो उदाहरण देखने के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। कि तथ्य जो शब्द है से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती है। तो ये तथ्य जो शब्द है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, इन चीजों को बताया गया है यहाँ पे। कि पहला देखिए आप, कि कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। तो ऐसी कोई भी वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो आप अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या उनका बोध कर सकते हैं, तो ये सभी जो चीजें हैं वो तथ्य कहलाएंगे। दूसरा जो चीज है वो बोलता है मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को होता है। तो ये चीज है कि मानसिक दशा मतलब आप वो सोचने समझने के लायक नहीं था, ये ऐसी स्थिति आती है। तो ये सब जो है मानसिक दशा के बारे में जो बंद करता है, जिसका किसी व्यक्ति को ज्ञान हो या भान हो, तो ऐसे जो चीज है वो भी तथ्य कहलाएंगे। अब जो दृष्टांत है, तो यहाँ पे देखिए भौतिक अवस्था और मानसिक अवस्था के बारे में बताया गया है। एक जो है वो भौतिक अवस्था के बारे में बताता है, और दूसरा जो है वो आपका मानसिक दशा के बारे में या मानसिक स्थिति के बारे में बताता है। अब दृष्टांत है, तो दृष्टांत देखिए कि पहला है कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। मतलब किसी जगह पे किसी ऑर्डर में, ठीक है, ऊपर रखा नीचे रखा हुआ है, ऐसा कोई पदार्थ रखा गया है। ये सब जो चीजें हैं, जैसे कुर्सी जो है वो कमरे के बीच में टेबल के बगल में रखी हुई है या टेबल के ऊपर रखी गई है, तो इस तरह के कोई भी जो चीजें होंगी वो तथ्य कहलाएंगी। दूसरा उदाहरण है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा। तो आपने कुछ देखा मतलब आपकी ज्ञानेंद्रिय से आपको बोध हुआ देखने का, आपने कुछ सुना, अपने कान से सुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, तथ्य हो जाएगा, पहले वाले के अंतर्गत। तो किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, ये भी एक तथ्य है कि किसी ने कुछ कहा, कि उसने कहा कि वो जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था। ऐसे कोई भी जो उदाहरण है वो तथ्य होंगे। अब देखिए कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, राय रखने वाली बात है। अमुक आशय रखता है, इंटेंशन रखता है, सद्भाव पूर्वक कार्यवाही करता है। तो ये सब शब्द जो है आपने आईपीसी की क्लास में पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, इनको एक्सप्लेन भी किया गया था। सद्भाव पूर्वक, कपट पूर्वक करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को कि विशिष्ट भाव में बोलता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी शब्दों का प्रयोग जो होता है वो भाव देख के किया जाता है। मतलब आप उस शब्द का जो भाव है, उस मतलब उस शब्द का अर्थ आप क्या निकालेंगे, कि सामने वाले की भाव भंगिमा से निकालेंगे कि वो किस प्रकार उस शब्द का प्रयोग कर रहा था। तो द्विअर्थी भी हो सकते हैं। कभी कभी कोई शब्द ऐसे होते हैं जो मजाक के तौर पे कहे जाते हैं, जिनका तात्पर्य वो नहीं होता जो साधारण रूप से समझा जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। या किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या वो कुछ संवेदना रखता है, या किसी विशिष्ट समय में था, या एक तथ्य है, तो ये सब जो चीजें हैं वो भी तथ्य हो जाएंगे। अब देखिए अगला उदाहरण जो है वो बोलता है कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है। ठीक है, तो ये भी क्या है, कि भान है, मानसिक दशा है, तो ये एक तथ्य होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि तथ्य, तो नॉर्मली आप समझे कि जो भी चीजें हैं, जैसे कोई वस्तु है तो वो भी एक तथ्य होगा, कोई मानसिक दशा है, या आपकी जो सोच है, या आपकी जो ख्याति है, ये सब चीज तथ्य होते हैं। अब अगला जो है वो देखते हैं सुसंगत। तो सुसंगत आप जब शाब्दिक अर्थ देखने का प्रयास करेंगे तो समझते होंगे कि उससे संबंधित, अगर तथ्य से संबंधित कोई तथ्य है तो उससे सुसंगत वो होगा, मतलब उसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इस साधारण शब्दों में था। अब देखते हैं कि सांवेधिक उपबंध क्या है, कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित। ठीक है, इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह एक दूसरे से संसक्त। तो जब भाग 2 आप देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो ये जो है वो तथ्यों की सुसंगति के बारे में उपबंध करता है, कि एक तथ्य
दूसरे से कैसे सुसंगत है, इन चीजों को बताता है। तो ये जो उपबंध किए गए हैं भाग 2 में हम जब पढ़ेंगे, तो अगर कोई भी तथ्य एक दूसरे से इस प्रकार संबंध रखता है कि जो संबंध आपको बताया गया है तथ्यों की सुसंगति के विषय में, तो वहां, तो वो जो चीज है, ठीक है, तो ये जो चीज है वो अगर आपको दिखती है तो वो तथ्य एक उस दूसरे तथ्य से सुसंगत या रेलिवेंट है, ऐसा बोला जाएगा। अब देखें अगला जो है वो विवादक तथ्य के बारे में उपबंध करता है। तो विवादक तथ्य जो है वो फैक्ट इन इशू के बारे में बताता है। तो साधारण, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साधारण रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि विवादक तथ्य क्या है। तो उदाहरण दे के समझे कि जैसे दो व्यक्ति जो दो पक्षकार हैं वो अगर किसी भी एक मत पे एक मत हैं, एक एक बात पे एक मत है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो उस बिंदु पे कोई विवाद नहीं। जैसे मान लो कि दो व्यक्ति हैं और उनके पास 3 एकड़ खेत है। जो ए का बोलना ये है कि ए का खेत, जो ए है वो मेरा है और बी है वो भी मेरा है, और बी का बोलना यह है कि जो सी खेत है और बी खेत है वो भी मेरा है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ए जो खेत है उस पे कोई दावा सी का नहीं है, तो वो विवादक तथ्य नहीं हो सकता है। और ए का दावा सी पे नहीं है, इसलिए ये भी कोई विवादक तथ्य नहीं हो सकता है। लेकिन बी जो है उस पे दोनों दावा कर रहे हैं, इसीलिए ये विवादक तथ्य हो। तो कोई भी ऐसा तथ्य जिसपे विवाद हो दोनों पक्षकारों में, तो किसी के मतलब दोनों अधिकार करते हो या दोनों दावा करते हो, तो उस वो जो बिंदु है विचारणीय होगा और वो विवादक तथ्य होगा। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, फैक्ट इन इशू बोलेंगे। तो ये जो चीज है वो आपको बताई गई है। तो इसी का सांविधिक उपबंध जो है वो देखने का प्रयास करते हैं कि फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, तो राइट का, दायित्व, लायबिलिटी का या निर्योग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान, तो ये दो नए शब्द हैं जिसको मैं आपको बताता हूं परिभाषा पूरी करने के बाद, कि अस्तित्व अनस्तित्व, ये प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। तो यहाँ पे देखिए कि कोई चीज है नहीं है, इसके बारे में जो विवाद होता है उसके बारे में बताया गया है कि प्रख्यान, प्रख्यान करने का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक कहना जैसे चीजों। और दूसरा देखते हैं प्रत्याख्यान जो होता है, प्रत्याख्यान का मतलब होता है इनकार करना। तो यहाँ पे आप देखिए कि राम ये कहता है कि उसका नाम राम है, इसका प्रख्यान करता है। तो क्या करता है कि ये आप समझेंगे इस वाक्य से कि वो जो है, राम जो है वो अपने नाम को दृढ़ता पूर्वक बताता है कि मेरा नाम है। और यहीं पे अगर ये होता है कि राम, ये राम, मेरा नाम राम है, इसका वो प्रत्याख्यान करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि राम जो है वो इस बात से इनकार करता है कि उसका नाम राम है, या अमुक व्यक्ति जो है वो इस बात से इनकार करता है कि उसका नाम राम है। तो प्रख्यान और प्रत्याख्यान को याद रखिएगा। और ये इसी संबंध में देखें कि उपबंध जो होता है ना उसका क्या अर्थ होता है। तो किसी विशिष्ट मामले के विनियमन के लिए, जैसे कोई बच्चा एक बीच में पूछा था कि अब उपबंध का मतलब क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विशिष्ट मामले के विनियमन के लिए किसी नियम को प्रतिपादित करते हुए किसी विधिक लिखित के प्रत्येक खंड या उसके भाग को हम उपबंध करते हैं। तो हमने देखा विवादक तथ्य क्या होता है। अब स्पष्टीकरण देखिए कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद के उत्तर में जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है वह विवादक तथ्य होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जमीन किसकी है, अगर ऐसा लिखा जाए तो एक जो पक्षकार है वो क्या करेगा, उसका प्रख्यान करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उसका प्रत्याख्यान करेगा। तो ये शब्दों का अर्थ मैंने आपकी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो उस पर एक दावा करता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसके दावे को, उसके दावे का विरोध करता है। तो यहाँ पे जो जिस तथ्य का प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया जा रहा है ना, वो जो तथ्य है वो विवादक तथ्य। अब देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ख की हत्या का क अभियुक्त है। तो अब उसका जब ट्रायल होता है तो क्या क्या चीजें विवाद्य हो सकती है कि देखिए कि क ने ख की मृत्यु कारित की, मतलब क ने ख को मारा, ये विवादक तथ्य हो सकता है।
दूसरा विवादक तथ्य ये हो सकता है कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था कि नहीं था, ये न था, तो ये विवादक तथ्य हो जाएगा। कि क को ख से गंभीर व अचानक प्रकोपन मिला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विवादक तथ्य हो जाएगा। और जो अंतिम उदाहरण दिया हुआ है कि ये बोलता है कि ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय जो क था वो चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था, तो ये भी विवादक तथ्य है। तो एक पक्षकार क्या होगा, इस बात का प्रत्याख्यान करेगा। इन सभी उदाहरणों में से देखेंगे तो एक पक्षकार क्या करेगा कि प्रख्यान करेगा उसका, और दूसरा पक्षकार जो है वो प्रत्याख्यान करेगा। तो ये सभी के सभी जो तथ्य हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऊपर स्पष्टीकरण दिया हुआ था आपको, उसको अगर उसके संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इस तथ्य का एक पक्षकार प्रख्यान करेगा और दूसरा पक्षकार जो है वो प्रत्याख्यान करेगा। मतलब एक उसका दावा करेगा और दूसरा व्यक्ति जो है या दूसरा पक्षकार जो है उस दावे का विरोध करेगा। तो ये हो गया आपका विवादक तथ्य। अब देखिए जो दस्तावेज शब्द है, डॉक्यूमेंट्स जो है, उसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो देखिए कि दस्तावेज से ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, थोड़ा अच्छे से समझिएगा तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, उनमें से एक से या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त किया जाए या वर्णित किया, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन के से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जाए। तो तीन चीजें देखिएगा, अक्षर हो वहां पे, या अंक हो, या फिर क्या हो, चिन्ह हो। तो इन सब का प्रयोग करके अगर आप किसी भी पदार्थ पे, तो पदार्थ मतलब समझते होंगे ना, जो मैटर होता है, तो अब वो लकड़ी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, दीवार हो सकती है, दरवाजा हो सकता है, तो कोई भी पदार्थ के अंतर्गत आने वाले चीज है, तो उस पे आप क्या करें, अगर अक्षरों द्वारा या अंकों द्वारा या चिन्हों द्वारा, तो इनके इन तीनों साधनों का या किसी भी एक साधन का या एक से ज्यादा साधन का उपयोग करके अगर आप क्या करते हैं, कुछ अभिव्यक्ति देते हैं या कुछ वर्णन करते हैं, किसी चीज का उसमें वर्णन करते हैं, तो वो दस्तावेज कहा जाएगा। तो इसको देखिए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि जो लेख होता है, राइटिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। तो मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित जो है वो दस्तावेज होते हैं। मानचित्र जो है वो दस्तावेज है। रेखांक जो है वो दस्तावेज है। धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है। उपहासांकन जो है, ठीक है, उपहासांकन का मतलब होता है हास्यजनक चित्र, मतलब जिससे हंसी आ जाए ऐसा कोई चित्र हो तो उसको उपहासांकन, ठीक है, तो ये भी दस्तावेज समझा जाए। तो ये था आपका। तो उदाहरण के लिए जैसे आप एक समझना चाहें कि पत्थर पे अगर कोई चीज किसी का कार्टून बना हुआ है तो वो दस्तावेज होगा कि नहीं होगा, तो इस परिभाषा के अनुसार आप लें तो वो दस्तावेज हो, ठीक है। अब उसको न्यायालय पे आपको दिखाना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो पत्थर ही आप उठा के न्यायालय में ले जाओ, लेकिन उसका जो चित्र है या फोटो जो है वो आप दिखा सकते हो, तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स समझा जाएगा। अब देखिए अगला जो है वो है साक्ष्य। तो साक्ष्य विधि में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आपको मुंह जबान याद होनी चाहिए, और ये बताता है कि साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखेंगे कि पहला, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन जो है वो मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो साक्षियों द्वारा जो साक्ष्य लिया जाएगा वो मौखिक साक्ष्य होंगे। और जांचाधीन तथ्य मतलब जो तथ्य विचारणीय हैं उनके संबंध में न्यायालय या तो क्या करता है कि साक्षियों को बोलता है कि अपने सामने वो साक्ष्य दें या उनके साक्ष्य देने की अनुज्ञा देता है, तो ऐसे सभी जो कथन है वो मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, ठीक है। तो ओरल एविडेंस बोलेंगे इसको। दूसरा यह है कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज। तो दस्तावेज का परिभाषा हमने ऊपर देखा था, है ना। और यहाँ पे एक चीज और बोलता है कि जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं, ये सभी जो हैं वो क्या कहलाते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अगर आप देखें तो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य के प्रकार बताए गए हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य।
वैसे और कई साक्ष्य होते हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, तो आगे की क्लास में जब हम डिटेल देखेंगे तो उन चीजों को देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो अगला पद है वो है साबित। ठीक है, साबित को इंग्लिश में बोला जाता है प्रूफ। तो देखिए कि कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, कि कोई जो तथ्य है वो साबित हो गया। देखिए तथ्य जो है फिर विवादक तथ्य होंगे, विवादक तथ्य में है ना, और उन तथ्यों से सुसंगत तथ्य होंगे तो वो जो है वो प्रूफ होते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। उनके थ्रू फिर विवादक तथ्य है वो, ऐसा करके है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तो वो एग्जिस्टेंस में है वो फैक्ट जो है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि वाला, सामान्य चित्त विकृत मतलब चित्त वाला व्यक्ति जो है वो ये मान ले कि ये चीज अस्तित्व में है, या इस फैक्ट का एग्जिस्टेंस है, ये मान ले, है ना। या फिर न्यायालय क्या करता है कि उसके एग्जिस्टेंस को मान ले, तो वहां पे माना जाएगा कि वो जो फैक्ट है वो है प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब देखिए जस्ट ये जो चीज है नासाबित जो है वो जस्ट इसका उल्टा है, कि यहीं पे क्या है कि जो न्यायालय अगर ये मान लेता है कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति जो है वो ये अनुमान करके काम करे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि वो जो है तथ्य जो है वो नासाबित हो। तो ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी, या तो साबित करेंगे आप साक्ष्यों से, है ना, या उसको नासाबित करें। अब यहाँ पे एक टर्म और आता है, जो नासाबित वाला जो टर्म है वो डिस्प्रूव्ड कहलाता है, और एक टर्म और आएगा आपका नॉट प्रूफ, मतलब साबित नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कोई तथ्य साबित हुआ को हमने देखा कि कब साबित होता है और कब साबित नहीं होता है ना। ना साबित जो है नॉट मतलब डिस्प्रूव्ड होता है, या प्रूव्ड कब होता है। तो जब ये दोनों ना हो, मतलब उसके प्रूफ ना हुआ हो और या ना ही वो डिस्प्रूव्ड हुआ हो, तो वहां पे क्या बोला जाएगा कि वो तथ्य जो है साबित नहीं हुआ, मतलब नॉट प्रूव्ड है। अब देखिए अगला जो शब्द है वो भारत। तो भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। तो ये परिभाषा में भी संशोधन होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये बना हुआ है। लेकिन आप ये मान के चलिए जैसा परिभाषा में लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है आपको। तो भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। अब देखिए प्रमाणकर्ता अधिकारी जो है, ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, चिन्हक प्रमाण पत्र, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन सूचना, सुरक्षित इलेक्ट्रिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, है ना, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, और सब्सक्राइबर। तो ये सभी जो टर्म है उनका जो आईटी एक्ट 2000 में दिया हुआ है डेफिनेशन, वही डेफिनेशन समझा जाएगा इसमें। अब देखिए धारा 4 का उपबंध देखते हैं कि उपधारणा में प्रिज्यूम, ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ जो है उसके बारे में उपबंध करता है। तो उपधारणा कर सकेगा, तो मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में उपधारणा करने का मतलब होता है कि आप ये धारणा बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संदर्भ में देखेंगे कि परिभाषा इस प्रकार है कि उपधारणा कर सकेगा। तो उपधारणा कर सकेगा जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक ना साबित नहीं कर दिया जाता, या उसके सबूत की मांग कर सकता है। तो एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि जैसे किन्हीं चीजों को मान लिया जाता है, उपधारणा
जैसे आप चेक बाउंस के केस वगैरह देखेंगे ना, तो उसमें क्या माना जाता है कि जो चेक है, वो चेक जो है चेक जारी करने वाले का ही है, और उस पे जो हस्ताक्षर हैं, वो हस्ताक्षर जो हैं वो चेक जारी करने वाले का ही है। ये उदाहरणा मान के चलता है। मतलब कोर्ट ये मान के चलता है कि चेक जिसके नाम से है उसी ने दिया है, और उस पे जो सिग्नेचर है वो उसी व्यक्ति का है, ये मान के चलता है ना। तो वो साबित मानता है कि ये जो चीज है कि चेक जारी करने वाले का है, उस चीज को साबित मानता है ना। और कब तक मानेगा? जब तक वो नासाबित नहीं कर दिया जाता, मतलब डिस्प्रूव्ड नहीं कर दिया जाता है कि वो चेक उसका नहीं है या उस पे सिग्नेचर उसका नहीं है। या फिर क्या कर सकता है कि मे प्रिज्यूम, है ना, मैं मतलब ये उदाहरण सेल्फ प्रिज्यूम में है, लेकिन मैं आपको केवल वो चीज बताने के लिए बता रहा हूं कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें, है ना। तो उसके सबूत की मांग कर सकेगा, या फिर क्या है, न्यायालय जो है वो मांग कर सकता है, ठीक है, कि आप इस चीज को प्रूफ करें ऐसे कर। अब देखिए सेल्फ प्रिज्यूम का जो है वो यहाँ पे है कि जहां कहीं भी इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित मानेगा यदि और वह नासाबित नहीं कर दिया। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि न्यायालय सबूत की मांग कर सकता है, उपधारणा करेगा में, कर सकेगा में, और उपधारणा करेगा में सबूत की मांग नहीं करेगा। तो वहां जो पक्षकार है जिसके विरुद्ध है ये उपधारणा, उसको स्वयं को उस चीज को क्या करना पड़ेगा, नासाबित करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अभी जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम डिटेल में देखेंगे, तो इनका उदाहरण भी देखेंगे कि कौन कौन सी धाराएं जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा करेगा और उपधारणा कर सकेगा में आती हैं। और ये अंतिम जो है वो निश्चायक सबूत जो है, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ जो है, उसके बारे में उपबंध करता है। तो देखिए यहाँ पे कि जहां कि इस अधिनियम द्वारा इस तथ्य की किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, ठीक है, ये एक लाइन हो गया। वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। मतलब अगर निश्चायक सबूत है कोई तथ्य, तो उससे संबंधित जो तथ्य है उसको क्या मान लिया जाएगा, साबित मान लिया जाएगा, और न्यायालय इसका परमिशन नहीं देगा कि उसको डिस्प्रूव किया जाए। तो ऐसे जो सबूत है निश्चायक सबूत, वो माने जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका था अध्याय 1 जो था, है ना, ये खत्म होता है। तो आपको हेमंत सर मेरी तरफ से तो हो गया है। तो ये 4 धाराएं जो थी हमने देखी हैं। तो भाग 1 में